हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको यूथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों एक क्लास हमने आपकी ले लिया था आरेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियां की। आज ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है और इसमें ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आरेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियों से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 46वां क्वेश्चन दोस्तों, आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? दोस्तों, हम जो है B2 ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं। कौन से ड्राइंग बोर्ड पर? B2। तो जो B2 परिमाण के ड्राइंग बोर्ड होते हैं इस पर हम क्या करते हैं? काम करते हैं। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न मापों में मिलते हैं, परंतु इंजीनियरिंग ड्राइंग में B2 इंपीरियल आकार का ही बोर्ड अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुक्त हस्त चित्रण में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मुक्त हस्त चित्रण में किसका उपयोग करते हैं? मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करते हैं, मापनी का उपयोग करते हैं, चांदे का उपयोग करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, मुक्त हस्त चित्रण में इन तीनों का ही प्रयोग नहीं किया जाता, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुक्त हस्त चित्रण वह ड्राइंग है जिसमें किसी वस्तु के भाग एवं लंबाइयों आंखों से परखी जाती है और सभी रेखाएं बिना किसी ड्राइंग उपकरण की सहायता से खींची जाती है। केवल पेंसिल, रबर तथा कागज का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल, रबर तथा कागज का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए साइज शीट्स हेतु सीट की लंबाई तथा चौड़ाई का उल्लेख करना सामान्य बात होती है। ये कथन जो है दोस्तों हमारा असत्य कथन है। ठीक है, ए साइज शीट्स हेतु जीएसएम मान का उल्लेख करना सामान्य बात होती है। ये भी कथन हमारा क्या है दोस्तों? असत्य कथन है। ए साइज शीट्स हेतु सीट के क्षेत्रफल का उल्लेख करना सामान्य बात होती है, तो ये भी कथन हमारा क्या है दोस्तों? गलत कथन हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी जो है ये असत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, प्रायः A0, A1, A2, A3 आदि का उल्लेख किया जाता है। जीएसएम में भार सामान्यतः कभी भी निर्दिष्ट नहीं होता, यह कागज की गुणवत्ता होती है। इसका ए साइज सीट से कुछ लेना देना नहीं होता। किसका? जीएसएम का। ठीक है, इसलिए असत्य है। और दोस्तों, सी वाला असत्य क्यों है? क्योंकि यह प्रायः A0, A1, A2, A3 आदि से उल्लेखित की जाती है, सामान्य बात होती है, ये गलत बोला गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, सही कथन हमको यहाँ पे बताना है। दोस्तों, सही कथन क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। A4 आकार की सीट की लंबाई A3 आकार की सीट की चौड़ाई होती है। बिल्कुल होती है कि नहीं होती? बताइए आप, कैसे होती है बताइए। क्या बोला है? A4 आकार की सीट की लंबाई। A4 आकार की सीट की लंबाई क्या होती है दोस्तों? ये होती है हमारी 297 होती है। A4 आकार की सीट की लंबाई क्या होती है? 297 होती है। और क्या बोला है? A3 आकार की सीट की चौड़ाई होती है। तो A3 आकार की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों? ये होती है 297 इंटू क्या होती है? 420 होती है। ये A3 का होता है कि नहीं होता है? और A4 का क्या होता है? 200। A4 का क्या होता है दोस्तों? ये होता है 210 इंटू 297, यही होता है। अब बोला क्या है? A4 आकार की सीट की लंबाई। तो A4 आकार की सीट की लंबाई क्या हो जाएगी? विड्थ इंटू लेंथ होता है ना दोस्तों ये। ठीक है, तो A4 आकार की सीट की लंबाई कितनी है? 297 है। ठीक है, क्या बोला है? A3 आकार की सीट की चौड़ाई होती है। तो A3 आकार की सीट की चौड़ाई तो ये है, तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला कथन हमारा क्या है? सत्य कथन हो जाएगा। यदि A1 आकार की सीट की लंबाई P हो तो इसकी चौड़ाई √2P होगी। बिल्कुल सही बात है, हमको पता है 1:√2 का रेशियो चलता है, पता है ना आपको, तो ये भी सत्य बात है। 2A0 आकार की सीट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों, A0 आकार की सीट का क्षेत्रफल क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है?
अब यहाँ से हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये भी क्या है हमारा सत्य कथन है, तो सी भी हमारा क्या है सत्य है, तो उपयुक्त तो सभी कथन क्या हो जाएंगे हमारे सत्य हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, A4 आकार की सीट की लंबाई A3 आकार की सीट की चौड़ाई होती है, बिल्कुल सत्य बात है। A1 आकार की सीट की लंबाई P हो तो इसकी चौड़ाई √2P होगी, ये भी सत्य बात है। और 2A0 आकार की सीट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि A0 आकार वाली सीट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए 2A0 आकार वाली सीट का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। SP 46 2003 के अनुसार सभी आकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं। कौन कौन से चिन्ह दिए जाते हैं बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फोल्डिंग चिन्ह। क्या हो जाएगा फोल्डिंग चिन्ह। दोस्तों सभी आकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर फोल्डिंग चिन्ह दिए जाते हैं। कौन से चिन्ह, फोल्डिंग चिन्ह। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार किस लाइन द्वारा दिया जाता है। दोस्तों एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार ट्रिम्ड साइज जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है दोस्तों मार्जिन लाइन के द्वारा। किसके द्वारा, मार्जिन लाइन के द्वारा दिया जाता है एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समान त्रिकोण के सिद्धांतों पर निम्न पैमाने का नाम बताइए। दोस्तों समान त्रिकोण के सिद्धांतों पर निम्न पैमाने का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विकर्ण पैमाना। तो विकर्ण पैमाना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विकर्ण पैमाना समान त्रिकोण के सिद्धांतों पर होता है। विकर्ण पैमाने में एक साथ 3 दूरियां प्रदर्शित की जाती है। कितनी दूरियां, 3 दूरियां। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं, D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज चुनो। दोस्तों D0 का हमको साइज बताना है क्या होता है, बताइए D0 का क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों 1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm होता है। कितना होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm होता है किसका, D0 का। क्लियर है दोस्तों, क्लियर हो गया यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे बढ़े आगे हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए ड्राइंग बोर्ड का हमने बता दिया आपको क्या, D0 का साइज क्या होता है। अच्छा D1 का पूछे तो क्या बताओगे आप, बताओ D1 का क्या होता है। D1 का क्या होता है, तो D1 का होता है दोस्तों 1000 इंटू 700 इंटू 25। तो ये वाला जो है किसका है, D1 का हो जाएगा। ठीक है, D2 का अगर मैं पूछूं क्या हो जाएगा, तो D2 का हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा C वाला D2 का 700 इंटू 500 इंटू 15 mm। उसी प्रकार में D3 का पूछूं तो क्या हो जाएगा, तो D3 का हो जाएगा 500 इंटू 350 इंटू 15 mm। ठीक है, अब सबका नाम भी बताइए। चलिए ये तो हो गया D3 का। ठीक है, D0 का क्या होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm। D1 की बात करें तो 1000 इंटू 700 इंटू 25 mm। ठीक है, D2 की बात करें तो 700 इंटू 500 इंटू 15 mm। और D3 का मैंने बता दिया 500 इंटू 350 इंटू 15 mm। अब एक चीज और मुझे आप बताइए, D0 को क्या बोला जाता है, D0 का नाम क्या है, D1 का नाम क्या है, D2 का क्या नाम है और D3 का क्या नाम है। सभी का नाम मुझे बता दीजिए, क्या आपने पढ़ा है तो बताइए क्या होगा। तो हम बताते हैं आपको, D0 को बोला जाता है दोस्तों एंटीक्वेरियन। क्या बोला जाता है, एंटीक्वेरियन बोला जाता है D0 को। ठीक है, क्या बोला जाता है, एंटीक्वेरियन। D1 की बात करें, D1 को क्या बोलते हैं, डबल एलिफेंट। क्या बोलते हैं इसे हम, डबल एलिफेंट बोलते हैं D1 को। D2 को क्या बोलते हैं, एम्पीरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पीरियल। क्या बोलते हैं, एम्पीरियल। D2 को क्या बोलते हैं, एम्पीरियल। और D3 को क्या बोलते हैं दोस्तों, हाफ एम्पीरियल। क्या बोलते हैं, हाफ एम्पीरियल। ये सभी आप याद रख लोगे ड्राइंग बोर्ड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच कर्व का प्रयोग डैश खींचने में होता है। दोस्तों फ्रेंच कर्व का प्रयोग क्या खींचने के लिए करते हैं हम लोग, तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग जो है हम किसी भी तरह का वृत्त खींचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें फ्रेंच वक्र की तो यह पारदर्शक प्लास्टिक अथवा सेलुलॉइड के बने होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के असामान्य वृत्त बने रहते हैं। इनकी सहायता से आवश्यकता अनुसार विभिन्न बिंदुओं से जाने वाले वक्र तैयार किए जा सकते हैं, जिन्हें प्रकार की सहायता से बनाना कठिन या असंभव हो। ठीक है, इनकी सहायता से क्या किए जाते हैं, आवश्यकता के अनुसार विभिन्न बिंदुओं से जाने वाले वक्र तैयार किए जा सकते हैं, जो वक्र प्रकार और
की सहायता से बनाना कठिन होता है या असंभव होता है इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है। दोस्तों भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार कौन कौन सा होता है? तो फुल स्केल भी होता है, निम्न स्केल भी होता है, उच्च स्केल भी होता है। तो उपरोक्त तीनों ही जो है ये भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है। ठीक है दोस्तों, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल 3 प्रकार की होती है। एक होती है फुल स्केल, एक होती है उच्च स्केल और एक होती है निम्न स्केल। जब किसी बड़े आकार की वस्तु को कागज पर छोटा करके दिखाते हैं तो निम्न स्केल कहलाता है। ठीक है, जब किसी बड़े आकार की वस्तु को, बहुत बड़ी आकार की वस्तु है दोस्तों, जैसे भवन ले लो आप, घर ले लो आप, उसकी वस्तु को कागज पर छोटा करके दिखाते हैं ना, जब उसका लेआउट बनाते हैं छोटा करके दिखाते हैं, तो उसमें ये क्या कहलाता है? निम्न स्केल कहलाता है। और जब दोस्तों छोटे वस्तु के पुर्जों को बड़ा करके कागज पर दिखाते हैं तो उच्च स्केल कहलाता है। जैसे घड़ी ले लो आप, घड़ी के पुर्जे एकदम छोटे छोटे होते हैं ना, एकदम बारीक से होते हैं ना, अब उसको छोटे से बनाएंगे तो समझ पाएंगे क्या, इसलिए उसको कैसे बड़े कागज में बनाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उच्च स्केल। तथा जब वस्तु की माप के बराबर कागज पर दिखाते हैं तो फुल स्केल कहलाता है। तो मतलब दोस्तों, जो मान लीजिए एक पुस्तक की ड्राइंग बनाना है आपको, तो बराबर नाप करके बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? आप बना सकते हो ना। तो यही है कि जब वस्तु की माप के बराबर कागज पर दिखाते हैं तो फुल स्केल कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईएस विशिष्टता के 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखाचित्र पत्र उपलब्ध होते हैं। A4 शीट का माप क्या होता है? दोस्तों A4 शीट का अभी हमने आपको बताया था क्या होता है, 210 इंटू 297 mm होता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है? दोस्तों ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है? तो उसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग मशीन। क्या बोलते हैं उसे? हम ड्राफ्टिंग मशीन बोलते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ड्राफ्टिंग मशीन की यदि बात करें तो यह कम से कम समय में ड्राइंग तैयार करने का सबसे उपयोगी उपकरण है। यदि हमको कम से कम समय में ड्राइंग तैयार करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? ड्राफ्टिंग मशीन का। ठीक है, व्यावसायिक रूप से ड्राइंग बनाने वाले ड्राफ्टमैन प्रायः इस मशीन का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से बहुउद्देशीय ड्राइंग जैसे आड़ी तिरछी, खड़ी एवं वक्र रेखाएं खींचे जाने के साथ साथ शुद्ध व सही कोण भी बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? ड्राफ्टिंग मशीन के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? तो A0 का होता है दोस्तों 1 वर्ग मीटर। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं A0 ड्राइंग शीट की माप कितनी होती है? 841 इंटू 1189 mm स्क्वायर। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा? ये आएगा 9,999.9। इसको हम 10,000 ही मान ले क्या? 10,000 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में पूछे तो क्या होगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10,000 को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, बताइए आप? भाग दे देंगे दोस्तों। किससे किससे भाग दे देंगे? किससे भाग देंगे? 10,000 से भाग दे देंगे। 10,000 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मापनी 2:1 किस प्रकार की मापनी है? दोस्तों मापनी 2:1 किस प्रकार की मापनी है? मैंने बोला था जब बड़ी संख्या पहले दिखे तो वो कौन सी है? दीर्घ कारक मापनी या वृद्धि कारक मापनी। तो वृद्धि कारक मापनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है दोस्तों, मापनी 2:1 एक वृद्धि कारक मापनी है। इस मापनी का निरूपक भिन्न 2:1 है। निरूपक भिन्न क्या होता है? तो ड्राइंग की वस्तु की लंबाई डिवाइडेड बाय वस्तु की वास्तविक लंबाई। निरूपक भिन्न क्या होता है? ड्राइंग की वस्तु की लंबाई डिवाइडेड बाय वस्तु की वास्तविक लंबाई। निरूपक भिन्न के प्रकार पूर्ण मापनी के लिए ये होता है 1:1, लघु कारक मापनी के लिए 1:2, 1:5, 1:20, 1:50, छोटी संख्या पहले, और वृद्धि कारक मापनी के लिए 2:1, 5:1, 20:1, 50:1, 10:1। तो वृद्धि कारक मापनी में बड़ी संख्या पहले आएगी और लघु कारक मापनी में छोटी संख्या पहले आएगी। इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2H पेंसिल किस काम आती है? दोस्तों 2H पेंसिल जो है ना, ये किसके काम आती है? तो 2H पेंसिल जो है दोस्तों ये काम आती है हमारे किसके? ये आती है हमको कम दिखने वाले लाइन खींचने के लिए। कम दिखने वाले लाइन खींचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों 2H पेंसिल का प्रयोग कम दिखने वाले लाइन खींचने में किया जाता है। यह पेंसिल मध्यम ग्रेड की पेंसिल के अंतर्गत आता है। किस ग्रेड के अंतर्गत आता है? ये मध्यम ग्रेड के अंतर्गत आती है ये पेंसिल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फ्रेंच कर्व का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं हम लोग, तो अनियमित वक्र खींचने में हम करते हैं फ्रेंच कर्व का प्रयोग। दोस्तों फ्रेंच कर्व का प्रयोग अनियमित वक्र खींचने में किया जाता है। इसका प्रयोग उन आकृतियों को बनाने में किया जाता है जिसे किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता। यह एक सेट के रूप में होता है दोस्तों, कौन सा, 6 12 16 का सेट। कौन सा सेट, 6 12 16 का सेट होता है, ये इसमें उपलब्ध होते हैं। इसको पारदर्शी प्लास्टिक से बनाया जाता है, किसको, फ्रेंच कर्व को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है, उनमें से एक भाग है बैटन। बैटन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो बैटन का उद्देश्य होता है क्या, स्ट्रिप्स को फास्टन करने, वार्पिंग रोकने, स्ट्रिप को सपोर्ट करने, बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों बैटन का उद्देश्य होता है वार्पिंग रोकने और स्ट्रिप्स को सपोर्ट करने में। तो बी और सी दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे सत्य हो जाएंगे, मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों ड्राइंग बोर्ड की नीचे भाग में 2 बैटन लगे होते हैं। इस बैटन का उद्देश्य ड्राइंग बोर्ड को विकृत या वार्पिंग होने से रोकना एवं स्ट्रिप्स को क्या करना, सपोर्ट करना होता है। किसका उद्देश्य, बैटन का उद्देश्य। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समानांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समानांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन से भाग का प्रयोग करते हैं, तो वर्किंग एज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, वर्किंग एज का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समानांतर रेखा बनाने के लिए टी स्क्वायर का कार्यकारिक सिरा वर्किंग एज प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं, इस उपकरण का क्या नाम है। ये जो उपकरण दिख रहा है दोस्तों, इसका क्या नाम है बताइए आप। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बड़ी प्रकार। क्या बोलेंगे इसे हम, बड़ी प्रकार बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, दिया गया उपकरण बड़ी प्रकार है जो इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में रखा होता है। इसके द्वारा बड़े आकार के वृत्त बनाए जाते हैं। कितने, कौन से आकार के, बड़े आकार के वृत्त। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्केच बुक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों स्केच बुक का प्रयोग जो है ये किस लिए करते हैं हम, तो ये ट्रेसिंग के लिए करते हैं। स्केच बुक का प्रयोग किसके लिए, ट्रेसिंग के लिए। तो स्केच बुक का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, ट्रेसिंग के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। A0 A1 साइज के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों A0 व A1 साइज के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई जो होती है ना, वो होती है 20 mm। कितनी होती है, 20 mm होती है। तो 20 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों A0 A1 साइज के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई शीट के बाई तरफ 20 mm होती है तथा बाकी 3 और कितनी होती है, 5 mm होती है। दोनों ही चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, बाई तरफ 20 mm और बाकी 3 और 5 mm। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है। तो दोस्तों सेट स्क्वायर में कौन सा नहीं होता है, 15 76 90 होता है क्या, नहीं। तो यही जो है सेट स्क्वायर में नहीं होता है। 45 45 90 होता है, 30 60 90 होता है। ये दोनों ही होते हैं, लेकिन ए ऑप्शन वाला नहीं होता है। दोस्तों बात करें सेट स्क्वायर के बारे में, तो सेट स्क्वायर सामान्यतः सेल्यूलॉइड या प्लास्टिक का बना होता है। यह त्रिभुजाकार व पारदर्शक होता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं। एक सेट स्क्वायर में 30 60 90 के कोण, दूसरे सेट स्क्वायर में 45 45 90 के कोण बने होते हैं। कोई भी सेट स्क्वायर 15 76 90 कोण वाला नहीं होता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने को क्या कहा जाता है। दोस्तों ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं इसे हम, मार्जिन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क खींचना मार्जिन रेखा कहलाता है। ड्राइंग शीट के बाई तरफ 20 mm से 30 mm तक तथा शेष 3 और 5 mm की दूरी पर मार्जिन रेखा खींची जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट की भुजाओं में कौन सा अनुपात होता है। तो ड्राइंग शीट की भुजाओं में अनुपात कौन सा होता है, 1:√2 होता है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ लंबाई और चौड़ाई तो बोला नहीं है, तो 1:√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ड्राइंग शीट की लंबाई तथा चौड़ाई की माप में लगभग 1:√2 का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्रत मास्टर पर कितने डिग्री के कोण की माप अंकित होती है। दोस्तों व्रत मास्टर पर 0 से 360 डिग्री कोण की माप क्या होती है, अंकित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रायः ड्राइंग में तेजी से काम करने के लिए व्रत मास्टर का प्रयोग किया जाता है। यह पारदर्शी प्लास्टिक से बना बड़ा व वृत्ताकार होता है। व्रत मास्टर पर 0 से 360 डिग्री कोण की माप क्या होती है, अंकित होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट के आकारों की श्रृंखला क्रमिक संयोग दोहरीकरण से प्राप्त होती है। इनकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है दोस्तों, √2:1 होता है।
√2:1 होता है, लेकिन यहाँ 1:√2 दिया है, इसको आपको सही लिखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। दोस्तों कटी हुई ड्राइंग शीट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 1:√2 होता है। A0 साइज की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर होता है या 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट के नीचे दाई तरफ क्या बनाया जाता है, तो ड्राइंग शीट के नीचे दाई तरफ बनाया जाता है शीर्षक कक्ष। क्या बनाया जाता है, शीर्षक कक्ष बनाया जाता है। दोस्तों ये ड्राइंग है, इसके नीचे यहाँ पे जो ये बनाया जाता है इसे क्या बोलते हैं, शीर्षक कक्ष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आरेखन कागज के दाई और निचले भाग में नीचे वाली सीमा रेखा से 65 mm की दूरी पर क्षैतिज रेखा खींचकर शीर्षक कक्ष बनाया जाता है। शीर्षक कक्ष में संस्था का नाम होता है, मापनी प्रक्षेप चिन्ह होते हैं, आरेखन का शीर्षक आदि क्या होता है, लिखा जाता है किसमें, शीर्षक कक्ष में। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SP 46 2003 के अनुसार सभी प्रकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं। दोस्तों SP 46 2003 के अनुसार सभी प्रकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए हम किस प्रकार के चिन्ह बनाते हैं, तो फोल्डिंग चिन्ह बनाते हैं। यहाँ पे सी कर लीजिएगा दोस्तों, डी नहीं होगा, सी आंसर इसका होगा। दोस्तों SP 46 2003 के अनुसार सभी प्रकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हम लोग करते हैं फोल्डिंग चिन्ह का। बॉर्डर चिन्ह गलत है दोस्तों, इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो फोल्डिंग चिन्ह का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता या लिमिटेशन होती है। दोस्तों रंगीन ड्राइंग शीट जो होती है ना, यह रेखाओं के उभार में क्या होती है, बाधक होती है। क्या होती है, ये रेखाओं के उभार में बाधक होती है। रंगीन ड्राइंग शीट की मुख्य सीमितता यह है कि यह रेखाओं के उभार में क्या होती है, बाधक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है। तो दोस्तों ये बनी होती है अमोनिया पेपर पर। अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग जो है ब्लूप्रिंट कही जाती है। दोस्तों अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है क्योंकि पहले से बनी ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर इंक पेन के द्वारा उस ड्राइंग की नकल कर ली जाती है। किसके द्वारा, इंक पेन के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको, किसके द्वारा, इंक पेन के द्वारा उस ड्राइंग की क्या कर ली जाती है, नकल कर ली जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित पेंसिल की लेड किस प्रकार की है। दोस्तों ये जो चित्र है इसमें लेड जो है किस प्रकार की है, तो इसे हम बोलते हैं कोनिकल लेड। क्या बोलते हैं इसे हम, कोनिकल लेड हम बोलते हैं। दोस्तों चित्र में प्रदर्शित पेंसिल की लेड कोनिकल लेड है। पेंसिल की शंक्वाकार नोक का उपयोग रेखाएं, रेखाचित्र, अक्षरांकन, अंशांकन तथा वक्रों को बनाने के लिए करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोगी है। दोस्तों सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो गाढ़ी रेखाएं बनाने हेतु जो है, इसलिए गाढ़ी रेखाएं बनाने हेतु हम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक कौन से होते हैं, तो पेंसिल की नोक के मुख्य संघटक होते हैं दोस्तों लेड एवं दोस्तों ग्रेफाइट एवं क्ले। ग्रेफाइट एवं क्ले जो है दोस्तों ये पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक होते हैं। तो पेंसिल की लीड में मुख्य संघटक के रूप में ग्रेफाइट एवं क्ले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, तो सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल है दोस्तों हमारी 2B जो है दोस्तों ये सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल है। दोस्तों मोटी तथा चमकदार लाइनों को खींचने हेतु नरम ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। जैसे 2B हो गया, 3B हो गया, 4B, 5B, 6B। यहाँ 2B जो है दिए गए विकल्प में सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जाती है। दोस्तों समांतर रेखाओं की रचना जो है ये किसका उपयोग करके करते हैं, हम मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करके भी करते हैं, टी स्क्वायर का उपयोग भी करते हैं, सेट स्क्वायर के युग्म का उपयोग भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी का उपयोग के द्वारा जो है समांतर रेखाओं की रचना की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान कीजिए। दोस्तों बड़ी कंपास का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो बड़े वृत्त खींचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बड़ी कंपास का। तो बड़े वृत्त खींचने के लिए बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं। बड़ा डिवाइडर का उपयोग किस लिए करते हैं, तो बड़े डिवाइडर का उपयोग करते हैं उसको रेखा के विभाजन के लिए। तो रेखा के विभाजन के लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर किसका, इसका ये वाला। रूलिंग पेन का उपयोग किस लिए करते हैं, तो रूलिंग पेन का उपयोग करते हैं रेखाओं को इंक करनी होती है, तो रेखाओं को इंक करने के लिए रूलिंग पेन का उपयोग करते हैं। लेड केस का उपयोग पेंसिल की लेड को रखने के लिए हम करते हैं लेड केस का उपयोग। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों का मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। तो वह उपकरण जिसे छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन में उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं छोटी कंपास। क्या बोलते हैं उसे हम? छोटी कंपास बोलते हैं। दोस्तों छोटी कंपास का उपयोग छोटे वृत्त को खींचने के लिए किया जाता है। वृत्त के अतिरिक्त छोटे चाप बनाने, छोटी दूरियों पर निशान लगाने तथा किसी रेखा की विभिन्न समान भागों से विभाजित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? छोटी कंपास का उपयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है बजाय? दोस्तों मिनी ड्राफ्टर जो है ये कंपास के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। किसके? कंपास के अतिरिक्त। तो मापने के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, सेट स्क्वायर के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, प्रोटेक्टर के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तो मिनी ड्राफ्टर के द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा तथा स्केल चारों उपकरणों के कार्य किए जा सकते हैं सिवाय कंपास के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कंपास इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है? दोस्तों मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं जो है ये 90 डिग्री के कोण पर क्या होती है? जुड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनी ड्राफ्टर में एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर दो स्केल एक गोल प्रोटेक्टर जैसे भाग पर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा फ्रेंच वक्र है? तो फ्रेंच वक्र कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिख रहा है ये आपका क्या है? फ्रेंच वक्र है। ठीक है, ये तो स्केल है, ये चांद है। ठीक है, तो दोस्तों फ्रेंच वक्र का उपयोग उन आकृतियों के आरेखन करने हेतु किया जाता है जिन्हें किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता। फ्रेंच वक्र एक अनियमित आकार में होता है, इसलिए इसके द्वारा अनियमित वक्र ही बनाए जाते हैं। यह एक सेट के रूप में उपलब्ध होता है। किसके रूप में? सेट के रूप में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटेक्टर का प्रयोग नापने में होता है। दोस्तों प्रोटेक्टर का प्रयोग क्या नापने में करते हैं हम? तो प्रोटेक्टर का प्रयोग जो है दोस्तों हम डिग्री में कोण मापने के लिए करते हैं। किसमें? डिग्री में कोण मापने के लिए हम प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो प्रोटेक्टर का प्रयोग डिग्री में कोण को मापने में होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से डैश के अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींचने में प्रयोग होता है। दोस्तों सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से किसके अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींचने में प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये है क्षैतिज रेखा के अतिरिक्त। क्षैतिज रेखा के अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींचने में प्रयोग होता है। किसका? सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर का। दोस्तों सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता क्षैतिज रेखा बनाने के अतिरिक्त अन्य सभी सीधी रेखाएं बनाई जाती है। दोस्तों क्षैतिज रेखा के अतिरिक्त क्या बनाई जाती है? सभी सीधी रेखाएं बनाई जाती है। किसके द्वारा? सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिनमें से एक बैटन है। बैटन का उद्देश्य क्या होता है? तो बैटन का उद्देश्य है पट्टियों को विकृत होने से रोकना। क्या करना? पट्टियों को विकृत होने से रोकना बैटन का उद्देश्य होता है। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है दोस्तों, जिनमें से एक बैटन है और बैटन का उद्देश्य पट्टियों को विकृत होने से बचाना एवं सपोर्ट देना होता है। क्या करना होता है? पट्टियों को विकृत होने से बचाना और सपोर्ट देना होता है बैटन का उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज यहाँ पे हमारा ये जो पहला चैप्टर था ये समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों क्लास की अपडेट के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।